हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही अनिका ने श्रेया को आवाज़ लगाई, आसपास खड़े सभी लोग दंग रह गए। करण गुलेरिया, आयशा मारवा की आंखों में एक उम्मीद नजर आने लगी थी। उन्हें अचानक ऐसे लगने लगा जैसे अनिका को कुछ याद आने लगा था, चाहे श्रेया का नाम ही सही, मगर अनिका की याददाश्त वापस आने की शुरुआत हो चुकी थी। अनिका धीरे धीरे डाइनिंग टेबल के पास बैठी श्रेया की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। श्रेया ने जब अनिका के मुंह से अपना नाम सुना, तब श्रेया भी बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देखने लगी। तीनों बच्चे अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें श्रेया मौसी के पास ले जा रहे थे। श्रेया के बिल्कुल पास पहुंचने के बाद आर्यन ने अनिका की ओर देखकर पूछा, मम्मा, आपको श्रेया मौसी याद है? आर्यन का सवाल सुनने के बाद अनिका फिर से श्रेया को देखने लगी और धीमी आवाज से फिर से अनिका ने कहा, श्रेया। अनिका के मुंह से दोबारा अपना नाम सुनकर श्रेया अपनी जगह से खड़ी हो गई। श्रेया काफी हैरानी से अनिका की ओर देख रही थी। अनिका ने दबी हुई बिल्कुल धीमी आवाज में श्रेया की ओर देखकर कहा, रोहित इज अ मर्डरर। अनिका ने यह बात इतनी धीरे से कही थी कि अनिका के पास खड़े बच्चों को भी यह बात सुनाई नहीं दी थी। सिर्फ श्रेया ने यह बात समझी थी, क्योंकि श्रेया ने खुद हॉस्पिटल में जाकर अनिका को ये बात बताई थी और श्रेया समझ चुकी थी कि अनिका को बीती बातें याद नहीं थी। मगर हॉस्पिटल में श्रेया ने अनिका से जो बात कही थी वो बात अनिका दोहरा रही थी। श्रेया अच्छी तरह से जानती थी कि वो इस वक्त मारवा हाउस में खड़ी थी और उसके पास रोहित के खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं था। कहीं सुनाई बातों पर न तो मारवा खानदान के लोग विश्वास करेंगे और न ही गुलेरिया परिवार के लोग विश्वास करेंगे। ये बात श्रेया अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए अगर अनिका की बात परिवार वाले सुन लेते तो वहाँ बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता था। ये बात जानते हुए श्रेया ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाँ अनिका, मैं वही श्रेया हूँ जो तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बल्कि सगी बहन से भी बढ़कर हूँ। आकाश तुम्हारा भाई था। अभी कुछ ही दिन पहले आकाश हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। श्रेया की बात सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई। अनिका को इस तरह से परेशान होते हुए देखकर श्रेया ने कहा, मगर इस वक्त तुम बस आराम करो और अपने परिवार के साथ रहो, तो फिर धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अनिका ने दूसरी बार आकाश की मौत की खबर सुनी थी। वो आकाश जो अनिका का भाई था, मगर अनिका को अपने आप पर हैरानी हो रही थी कि आखिर अपनी जिंदगी से जुड़ी इतनी गहरी बातें याद उसे क्यों नहीं आ रही थी। राजलक्ष्मी और रोहित अनिका के पास आए। राजलक्ष्मी ने अनिका के कंधों पर हाथ रखा और कहा, चलिए मैडम, अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए। तभी नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए अनिका से लिपट कर कहा, मम्मा मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। रिया की हरकत देखकर मायूस खड़े चेहरों के ऊपर फिर से मुस्कान लौट आई। रोहित ने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है, चलो मम्मा को तुम्हारे कमरे में ले चलते हैं। जैसे ही राजलक्ष्मी और रोहित अनिका को मारवा हाउस से बनी लिफ्ट की ओर आगे ले जाने लगे, तभी सिद्धार्थ ने रोहित को जवाब देते हुए कहा, रोहित, जरा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ को अचानक इस तरह रोहित को रोकते हुए देखकर करण और नंदिनी भी काफी हैरान हो गए थे। करण ने आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, मुझे नहीं लगता इस वक्त हमें रोहित को डिस्टर्ब करना चाहिए। सिद्धार्थ ने करण के सामने देखते हुए कहा, चाचा जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारा परिवार इस वक्त कौन सी सिचुएशन से गुजर रहा है, मगर क्या करें, हमारे साथ साथ देश के कई परिवार हमसे जुड़े हैं जिनका भविष्य भी हमारे परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मेरा यकीन मानिए, अगर इतने सारे लोगों की जिंदगियों का सवाल ना होता तो फिर मैं कभी भी ऐसी बात ऐसे वक्त पर नहीं करता। सिद्धार्थ को इतना सीरियस देखकर रोहित ने राजलक्ष्मी की ओर देखा और कहा, तुम एक काम करो, अनिका को ऊपर ले जाओ, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। राजलक्ष्मी ने जैसे ही रोहित की बात सुनी, वो अनिका और बच्चों को लेकर लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने के बाद रोहित सिद्धार्थ के पास आकर कहने लगा, बोलिए सिद्धार्थ, क्या बात करना चाहते हैं आप मुझसे? तभी कुछ देर खामोश रहने के बाद सिद्धार्थ ने अपने बगल में खड़े अपने चाचा करण गुलेरिया की ओर देखा और फिर अपने गाल साफ करते हुए रोहित से कहा, देखो रोहित, वो बात दरअसल यह है कि आकाश के जाने के बाद गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंटशिप की पोजीशन किसी न किसी को तो संभालनी होगी। अब चाचा जी की उम्र को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद अपने कंधे पर ले लूँगा। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि पिछले कई महीनों में आकाश ने अपनी मेहनत और अपने दिमाग से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को इस देश का नंबर 1 इंडस्ट्री बनाया है। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये बात कही, रोहित अपनी नजरें ऊंची करके सिद्धार्थ की ओर देखने लगा। करण अच्छी तरह से जानते थे कि ये वक्त दोनों परिवारों को एक साथ मिलजुल कर रहने का था और ना कि एक दूसरे को यह बताने का कि कौन सा परिवार ज्यादा बड़ा था। सिद्धार्थ की बात को बीच में टोकते हुए करण ने कहा, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। कई सालों तक मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर रखी थी। मुझे भी बड़ी खुशी है कि आकाश अपनी मेहनत और लगन से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नंबर 1 बनाने में कामयाब हुआ।
मगर सिद्धार्थ, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। जैसे ही करण ने ये बात कही, सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लिए और कहा, अरे नहीं नहीं चाचा जी, मैं ये यहाँ साबित नहीं करने आया हूँ कि कौन नंबर 1 है और कौन नंबर 2। बात दरअसल ये है कि आकाश ने जो सपना देखा था उसे उसने अपनी मेहनत और लगन से पूरा किया था, और अब आकाश के जाने के बाद मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि मैं आकाश के सपने की ओर आगे लेकर जा सकूं। और इसलिए रोहित, मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मेजर स्टेक होल्डर होने के नाते तुम मुझे गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का प्रेसिडेंट बनाने की इजाज़त दे दो। सिद्धार्थ की बात सुनते ही रोहित हैरान होकर करण की ओर देखने लगा। रोहित ने सिद्धार्थ से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं सिद्धार्थ? मैं मेजर स्टेक होल्डर कैसे हो सकता हूँ? रोहित के चेहरे पर हैरानी देखते हुए सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, अरे मैं आपकी पूरी बात समझाता हूँ। दरअसल बात यह है कि करण चाचा ने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अपने नाम के सारे शेयर्स 2 हिस्सों में बांट दिए थे, जिसमें 51% शेयर आपकी पत्नी और मेरी बहन अनिका के नाम है और 49% आकाश गुलेरिया के नाम थे। आकाश गुलेरिया प्रेसिडेंटशिप की पोस्ट पर बैठा था, उसे अनिका से कभी कोई एतराज़ नहीं था, मगर अब सारी की सारी सिचुएशन पलट चुकी है। आकाश इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए आकाश की विधवा होने के नाते सारे के सारे शेयर्स श्रेया के नाम पर ट्रांसफ़र हो गए हैं और बाकी के 51% अनिका के नाम पर हैं। अब अनिका ऐसी हालत में किसी तरह का डिसीज़न लेने की हालत में तो है नहीं, मगर कानून की नज़र में अगर पत्नी की हालत ऐसी हो जाए कि वो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले सके, तो ऐसी हालत में उसके हिस्से के शेयर्स की पावर ऑफ अटर्नी ऑटोमेटिक उसके पति के नाम हो जाती है। यानी कि इस वक्त कानूनी तौर पर गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मेजर स्टेक होल्डर तुम ही हो, रोहित मारवा। सिद्धार्थ की बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। सिद्धार्थ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो रोहित, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। अनिका की मानसिक हालत इस वक्त पूरी तरह से ठीक नहीं है, और यह तो कानून की किताबों में भी लिखा है कि जब किसी इंसान की मानसिक हालत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक उसकी प्रॉपर्टी का गार्जियन उसका जीवन साथी बन जाता है। रोहित काफ़ी हैरानी से सिद्धार्थ की हर बात सुनता रहा। सिद्धार्थ ने रोहित के चेहरे को हैरानी और परेशानी में देखकर कहा, देखो रोहित, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि अगर इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी काफ़ी दिनों तक पर कोई ना बैठे तो मार्केट में किस तरह के हालात खड़े हो जाते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ तक कि रोहित, मैंने ये भी सुन रखा है कि मारवा इंडस्ट्रीज़ के कुछ लोग मार्केट में ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री 7 टुकड़ों में बंटने वाली है। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये बात कही, रोहित ने एक झटके से सिद्धार्थ की ओर देखा। रोहित की आंखों में कुछ इरिटेशन नजर आ रही थी। करण को भी सिद्धार्थ की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, मगर सिद्धार्थ ने तुरंत अपनी बात पलटते हुए कहा, अरे नहीं नहीं रोहित, मैं ये यहाँ पर तुम पर किसी भी तरह का एलिगेशन डालने नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हें यह कह रहा हूँ कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कंपनी का चेयरपर्सन अगर इस तरह अचानक दुनिया छोड़कर चला जाता है तो कंपनी की क्या हालत होती है। हमने कई बार देखा है, आसमान की बुलंदियों को छू रही कंपनी का मालिक अगर अचानक कंपनी को छोड़ देता है तो उस कंपनी को राख में बदलते कुछ देर नहीं लगती। बस मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम किसी तरह मुझे परमिशन दे दो, क्योंकि अब तुम इस कंपनी के मेजर स्टेक होल्डर हो। तुम्हारी बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी नहीं टाल सकते, यहाँ तक कि कानूनी तौर पर यह बिल्कुल सेफ है। बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अगर मैं गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बागडोर अपने हाथ में संभाल लूँ तो फिर हमारी कंपनी को कम से कम नुकसान होगा। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जितनी ताकतवर बनेगी उतना शायद मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को नुकसान पहुँचेगा। जैसे ही सिद्धार्थ ये बात कही, फिर से रोहित के चेहरे पर काफ़ी इरिटेशन नजर आने लगी थी। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सिद्धार्थ उससे कहना क्या चाहता था। करण को भी सिद्धार्थ की हरकत पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तभी सिद्धार्थ ने अपनी आवाज़ नरम करते हुए रोहित से कहा, मगर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ रोहित, तुम किस मिट्टी के बने हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ऐसे नाजुक मोड़ पर तुम गुलेरिया परिवार के साथ जरूर खड़े रहोगे। आकाश ने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को नंबर 1 की पोजीशन तक पहुँचाया है, और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को नंबर 1 की पोजीशन से हटने नहीं दूंगा। और मुझे उम्मीद है रोहित कि तुम इस काम में मेरी मदद करोगे। सिद्धार्थ ने इस वक्त इस तरह से रोहित से सामने ये पूरी बात रखी थी कि रोहित के पास ना कहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाले और कुछ देर तक श्रेया की ओर देखता रहा। श्रेया अपनी नज़रें झुकाकर मन ही मन को सोच रही थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि गुलेरिया परिवार इस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था, और अचानक आकाश के इस तरह चले जाने से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की मार्केट में क्या हालत हो सकती थी, यह बात भी रोहित अच्छी तरह से जानता था।
मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने सिद्धार्थ की ओर देखकर कहा, ठीक है, मैं सारे कागजात तैयार करवा के भिजवाता हूँ। आप कल ही गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की कमान अपने हाथ में ले लीजिए। जैसे ही रोहित ने ये बात कही, सिद्धार्थ के चेहरे पर अचानक एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। नंदिनी ने जब सिद्धार्थ के चेहरे पर इस तरह की मुस्कान देखी तो वह हैरान रह गई, मगर तभी सभी के कानों पर एक तेज आवाज़ पड़ी, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही श्रेया की आवाज़ सबके कानों पर पड़ी, सब लोग शॉक होकर श्रेया की ओर देखने लगे। अपनी बात कहने के बाद श्रेया अपनी जगह से उठी और धीमे कदमों से रोहित और सिद्धार्थ गुलेरिया की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। रोहित ने जब ध्यान से श्रेया की ओर देखा तो श्रेया की आंखों में काफ़ी अजीब लग रही थी। श्रेया की आंखें एक जगह पर स्थिर नहीं थी। वो कभी ज़मीन की ओर देखती, कभी दाएं देखती तो कभी बाएं देखती। रोहित ने श्रेया को कभी इस तरह से अजीब हरकत करते हुए पहले नहीं देखा था। रोहित के बिल्कुल पास आकर श्रेया ने कहा, आकाश ने जो सपना देखा था उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं नहीं चाहती कि आकाश का सपना किसी के कंधे पर बोझ बनकर इस दुनिया में रहे। आकाश की हर जिम्मेदारी मेरी है और आकाश का सपना पूरे करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। आसपास खड़े लोग श्रेया की बात ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। करण गुलेरिया काफ़ी हैरान होकर श्रेया की हर बात सुन रहे थे। सिद्धार्थ जो श्रेया की बात से काफ़ी शॉक नजर आ रहा था, उसने बिल्कुल धीमी और दबी हुई आवाज़ में श्रेया से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो श्रेया? देखो, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारा दुख हम सबसे कहीं ज़्यादा बड़ा है, मगर यकीन मानो कि आकाश को खोने का दुख हमारे दिलों में भी नासूर बनकर बैठा है और आकाश की हर जिम्मेदारी अब एक परिवार होने के नाते हम सबको शेयर करनी होगी और परिवार का बड़ा भी होने के नाते अब मेरा ये फर्ज बनता है कि आकाश के अधूरे सपने को मैं पूरा करूं। छोटा भी होने के बावजूद आकाश ने आज भी परिवार और बिजनेस की जिम्मेदारियां अपने कंधे पर उठा रखी थी और शायद कहीं ना कहीं इतने बड़े बोझ की वजह से ही आकाश, इससे पहले कि सिद्धार्थ अपनी बात आगे बढ़ा पाता, सिद्धार्थ ने अचानक ही अपनी आंखों से आंसू बहाना शुरू कर दिया। नंदिनी बड़ी ही हैरानी से सिद्धार्थ के इस बर्ताव को देख रही थी। बाहर वालों के लिए ये कहना बहुत ही मुश्किल था कि सिद्धार्थ के आंसू असली थे या नकली, मगर नंदिनी अच्छी तरह से जानती थी कि सिद्धार्थ हर सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता था। इस तरह से अचानक आंसू बहाना सिद्धार्थ की फितरत में नहीं था। नंदिनी पिछले कई दिनों से ऑब्जर्व कर रही थी अपने पति की हर हरकत को और अब तक नंदिनी जान चुकी थी कि हो ना हो सिद्धार्थ आकाश की पोजीशन और पावर पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। नंदिनी को अपने पति की हरकत पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मगर वो जानती थी कि वो चाहकर भी अपने पति को रोक नहीं सकती थी। सिद्धार्थ को इस तरह रोता हुआ देखकर श्रेया ने दबी हुई और भारी आवाज में कहा, आंसू बहाना बंद कीजिए भैया। आकाश ने कभी नहीं चाहा था कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य की आंखों में आंसू बहे। आप तो जिम्मेदारी उठाने से पहले ही अपना फर्ज भूल चुके हैं। श्रेया की ऐसी तीखी बातें सुनते ही सिद्धार्थ चौंक गया और बड़ी बड़ी आंखों से श्रेया की ओर देखने लगा। श्रेया की आंखें लाल लाल हो गई थी और आंखों के नीचे काले गहरे धब्बे नजर आ रहे थे। श्रेया यहाँ वहाँ देखकर कहने लगी, आकाश ने अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, वो चाहे परिवार का मसला हो या बिजनेस का। परिवार के लोगों को खुश देखना आकाश की ख्वाहिश थी और उसने अपनी ख्वाहिश को अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाया था और आज से वो जिम्मेदारी मेरी होगी। और रहा सवाल बिजनेस का, आकाश ने हमेशा से सपना देखा था कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इसकी टॉप इंडस्ट्री बने। उसने अपने इस सपने को भी जिम्मेदारी समझकर बखूबी निभाया और गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचाया। ये कहने के बाद श्रेया ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, और अब आकाश की हर जिम्मेदारी को भी मैं अपने कंधे पर उठाऊंगी। जो सपना आकाश ने अपनी मेहनत और काबिलियत से पूरा किया था, उस सपने को अब मैं आगे बढ़ाऊंगी। रोहित की ओर देखते हुए श्रेया की आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रोहित की समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया उसकी तरफ इस तरह से क्यों देख रही थी। करण जान चुके थे कि सिचुएशन अब काफ़ी ऑकवर्ड हो चुकी थी। करण ये भी जानते थे कि आकाश की मौत के बाद श्रेया का दिमागी संतुलन पूरी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता था। रोहित के दिल में गुलेरिया कंपनी और परिवार के लिए गलतफहमी ना हो, इसलिए सिचुएशन को संभालने के लिए करण ने रोहित से कहा, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। मेरे ख्याल से कंपनी की प्रेसिडेंटशिप अब हमें श्रेया को दे देनी चाहिए। एंड आई एम श्योर रोहित को उसे अगर किसी बात की भी ज़रूरत हो या उसे किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो तुम ज़रूर ऐसे वक्त में श्रेया की मदद करोगे। इससे पहले कि करण की इस बात का रोहित को जवाब दे पाता, श्रेया ने फिर से अपनी आंखों में गुस्सा और जुनून लिए रोहित की ओर देखकर कहा, इसकी नौबत कभी नहीं आएगी। जैसे ही श्रेया ने ये बात कही, रोहित फिर से हैरान होकर श्रेया को देखता रहा। श्रेया की आंखों में रोहित के लिए काफ़ी नफरत बढ़ती जा रही थी और अब उसकी आंखों के रिएक्शन किसी से छुप नहीं रहे थे। रोहित के बिल्कुल पास खड़ी आयशा मारवा और व्हील चेयर पर बैठी दादी माँ
को भी अब श्रेया की बात काफ़ी अजीब लगने लगी थी। श्रेया ने तेज सांसें लेते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को नंबर 1 पर बनाए रखने की जिम्मेदारी आज के बाद मेरी है और आज से मुझे मेरी जिम्मेदारी से और मेरे लक्ष्य से कोई कभी दूर नहीं कर सकता। श्रेया की बात से ऐसा लगने लगा था जैसे वो रोहित की ओर देखकर उसे किसी तरह की चेतावनी दे रही हो। रोहित के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। रोहित पहले से काफ़ी सारी चीज़ों से परेशान था, मगर इस वक्त रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया ऐसे नाजुक वक्त में उसके साथ इस तरह से क्यों बात कर रही थी। कई दिन से खुद रोहित ने मार्वा इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस के बारे में कोई खबर नहीं पूछी थी। चिराग मेहता भी अच्छी तरह से जानता था कि रोहित को इस वक्त बिजनेस की बात से डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए चिराग ने भी सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर रोहित को बिजनेस की बातों से और बिजनेस से बिल्कुल दूर रखा था। श्रेया कुछ देर तक रोहित की आंखों में आंखें डालकर घूर घूर कर देखती रही। जब नंदिनी ने श्रेया को अजीब तरह से बिहेव करते हुए देखा तो नंदिनी श्रेया के पास आकर कहने लगी, श्रेया, आकाश की जिम्मेदारियां तुमने अपने कंधे पर उठाने की कोशिश की है। इस बात को लेकर हम सब तुम्हारे साथ हैं और हर कदम पर तुम्हारा साथ देने की कोशिश करेंगे। जैसे ही नंदिनी ने ये बात कहने के बाद श्रेया के कंधे पर हाथ रखा, श्रेया ने जोर से नंदिनी के हाथों को अपने कंधे से झटक दिया। श्रेया के इस बर्ताव को देखकर करण, गुलेरिया और वहाँ खड़े बाकी सारे लोग काफ़ी शॉक हो गए थे। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। श्रेया बस घूर घूर कर रोहित की आंखों में आंखें डालकर देखती रही। करण ने श्रेया के पास आकर कहा, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। अनिका की भी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लगता है रोहित को अनिका के साथ रहना चाहिए। ये कहने के बाद आकाश ने श्रेया का हाथ पकड़ा और श्रेया को मारवा हाउस से बाहर ले जाने लगे। श्रेया बस पलट कर रोहित की ओर देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया आंखों ही आंखों में रोहित से कई सारे सवाल पूछ रही थी, मगर न तो रोहित उन सवालों को समझ पा रहा था और न ही रोहित ये समझ पा रहा था कि आखिर श्रेया उसके साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रही थी। करण और श्रेया के साथ साथ सिद्धार्थ और नंदिनी भी अपना सर झुकाकर मारवा हाउस से चले गए। मारवा हाउस से निकलने के बाद श्रेया, करण, सिद्धार्थ और नंदिनी तीनों एक बड़ी सी वैन में बैठकर ड्राइवर के साथ गुलेरिया हाउस वापस जाने लगे। वैन में बैठने के बाद काफ़ी देर तक वैन में खामोशी छाई रही। करण समझ नहीं पा रहे थे कि श्रेया की इन हरकतों को कैसे रोका जाए और श्रेया की मानसिक कंडीशन भी अच्छी तरह से समझ पा रहे थे। आकाश को खोने का जो आघात श्रेया के मन पर लगा था, उसी की वजह से श्रेया इस तरह से बिहेव कर रही थी। ये बात भी सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे, मगर करण ये भी जानते थे कि श्रेया को बिजनेस चलाने का कोई अनुभव नहीं था और इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को चलाने के लिए न सिर्फ अनुभव बल्कि थोड़ी बहुत पॉलिटिकल नॉलेज और दूर अंदेशों की भी ज़रूरत होती थी। और करण ने आज तक श्रेया को एक मासूम परी के रूप में देखा था, जिसे दुनिया में चलती आ रही पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि वो ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि श्रेया ने अपने बचपन में और जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद बहुत सारे दुख झेले थे और बहुत सारी तकलीफें भी झेली थी, मगर मन ही मन श्रेया एक निर्दोष गुड़िया थी जिसे जाल में फंसाकर उसका इमोशनल बेनिफिट उठाना बहुत आसान था। श्रेया की सौतेली माँ और सौतेले परिवार ने श्रेया के साथ बहुत बुरा किया था। श्रेया की सगी बहन होने का दावा कर रही नताशा ने भी श्रेया का प्यार और श्रेया की बच्ची पिंकी को श्रेया से छीन लिया था। उस वक्त न तो श्रेया अपने साथ हुई जातियों को समझ पाई और न ही उनका डटकर मुकाबला कर पाई थी। अगर किस्मत और अनिका ने श्रेया का साथ न दिया होता तो शायद आज भी आकाश और श्रेया एक नहीं हो पाते। श्रेया ने अपनी पिछली जिंदगी में जो भी तकलीफें सही थी वो एक के बाद एक करण की आंखों के सामने आने लगी, मगर करण ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि श्रेया को एक दिन हमेशा हमेशा के लिए आकाश से जुदाई का दुख सहना होगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद, मन ही मन कुछ सोचने के बाद करण ने श्रेया की ओर देखकर कहा, देखो श्रेया, हम सब इस वक्त तुम्हारी हालत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। कंपनी की बागडोर तुम अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हो, इस बात में मैं भी तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ, मगर जहाँ तक कंपनी की प्रेसिडेंटशिप का सवाल है, एक्सपीरियंस का होना बेहद ज़रूरी है। करण की बात सुनने के बावजूद श्रेया बिल्कुल खामोश रही और खिड़की से बाहर देखती रही। कुछ देर तक जब श्रेया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो करण ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ये कर नहीं सकती, मगर जरा सोचो, आकाश ने इतनी मेहनत से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, अगर वो मेरी या तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से नाकाम हो जाता है तो हम सबको कितना दुख होगा। करण की बात सुनने के बावजूद श्रेया काफ़ी वक्त तक खामोश रही। श्रेया बस खिड़की से बाहर देखती रही। श्रेया की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया की आंखें पहले से अब ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। श्रेया बस फटी हुई आंखों से खिड़की से बाहर देखती रही। कुछ देर बाद अचानक करण के कानों पर श्रेया की धीमी मगर सख्त आवाज़ पड़ी। श्रेया ने करण से कहा, पापा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको किस तरह की फिक्र हो रही है।
मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से ज़्यादा मेरी फिक्र हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस दुनिया का सामना करने का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इस दुनिया के बदलते चेहरों को पहचान पाना शायद मेरे बस की बात नहीं है। श्रेया की बात सुनकर अचानक करण श्रेया की ओर देखने लगे। श्रेया ने इस बार करण की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ कि दुनिया बस हमसे हमारा सब कुछ छीनना चाहती है। अगर कामयाब बनना है तो हमें इतना मजबूत बनना पड़ेगा कि कोई हमसे चाहती चीज़ ना छीन सके। और आज से मुझे भी यही करना है। हर उस इंसान से बचकर रहना है जो मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहता है। मेरे पेट में पल रहे आकाश के होने वाले बच्चे और पिंकी के अधिकारों को कोई छीन न ले। मुझे मरते दम तक इस बात का ख्याल रखना है। और फिर बस कुछ ही सालों की तो बात है, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने आकाश के पास चली जाऊंगी। श्रेया की आंखों में बौखलाहट देखकर करण के मन में श्रेया के लिए चिंता बढ़ती जा रही थी। सिद्धार्थ भी अच्छी तरह से समझ चुका था कि अब श्रेया के फैसले को पलटना नामुमकिन हो गया था, और करण भी श्रेया के फैसले को समर्थन देने वाले थे। वैन में बैठी नंदिनी के बगल में बैठा सिद्धार्थ खिड़की के बाहर देख कर अपने होंठ चबाने लगा। सिद्धार्थ जोर जोर से अपनी टांगे भी हिला रहा था। फिर अचानक ही सिद्धार्थ ने अपने जेब से अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल में कुछ टाइप करने लगा। नंदिनी ने जब देखा कि सिद्धार्थ अपने मोबाइल में क्या टाइप कर रहा था तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि सिद्धार्थ ने एक अननोन नंबर पर एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था, हमारी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया है। सिद्धार्थ ने जब अननोन नंबर पर मैसेज भेजा तो नंदिनी दंग रह गई। नंदिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ कौन सी प्लानिंग की बात कर रहा था और उसने जिसे मैसेज भेजा था वो कौन था। मन ही मन सिद्धार्थ की पत्नी नंदिनी का शक बढ़ता जा रहा था। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा था। वो किस तरह की प्लानिंग की बात कर रहा था। क्या आकाश के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठना सिद्धार्थ की किसी भी प्लानिंग का हिस्सा था, और अगर ये उसकी प्लानिंग थी तो आखिर वो प्लानिंग क्या थी। सिद्धार्थ अपनी ही टेंशन में यहाँ वहाँ देखकर अपने होंठ चबा रहा था और कभी खिड़की से बाहर देख रहा था। सिद्धार्थ को ये एहसास नहीं हुआ कि नंदिनी ने उसके मैसेज जो उसने टाइप किए थे उसको देख लिया है। नंदिनी हैरान होकर अपने पति की ओर देखती रही, इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान। सामने की सीट पर बैठे करण ने अपना सिर झुका लिया था। अचानक करण के परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई थी कि आज इस वक्त के सबसे शक्तिशाली बिजनेसमैन करण गुलेरिया को यह महसूस हो रहा था कि वो शायद दुनिया के सबसे कमज़ोर इंसान थे जो अपने परिवार को संभालने में असमर्थ थे। मगर मन ही मन करण ने यह भी तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो श्रेया की ज़िंदगी को इस तरह बिखरने नहीं देंगे। तीनों बच्चे राजलक्ष्मी के साथ अनिका को रिया के बेडरूम में ले गए। रिया के बेडरूम में पहुंचती ही अनिका ने देखा कि रिया का बेडरूम किसी गेमिंग जोन से कम नहीं था। हर तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और हर तरफ बड़े बड़े गेमिंग मशीन नजर आ रहे थे। राजलक्ष्मी, जिसने रिया का बेडरूम पहली बार देखा था, वो बेडरूम देखकर इतनी शॉक हो गई कि राजलक्ष्मी ने अपने दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखकर रिया से कहा, अरे रिया, मुझे पता नहीं था कि तुम बेडरूम में नहीं बल्कि डिज्नीलैंड में रहती हो। ये क्या है? ये कौन से एंगल से किसी बच्चे का बेडरूम नज़र आ रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मॉल के गेमिंग जोन में आ गई हूँ। अनिका को इस वक्त रिया के बेडरूम से ज़्यादा इस बात की हैरानी हो रही थी कि उसके सामने खड़े उसके फूल जैसे प्यारे बच्चे जो उसे इतने प्यार करते थे, वो बच्चे उसे याद क्यों नहीं आ रहे थे। अनिका जब किडनैप होने के बाद घर वापस लौटकर पहली बार होश में आई थी, तब से लेकर कुछ घंटे पहले तक अनिका काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थी। मगर वक्त जैसे जैसे बीतता गया, अनिका को भी अंदाज़ा होने लगा था कि वो इस तरह से किसी बीमारी का शिकार थी और अब उस बीमारी के दूर होने के इंतज़ार के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। एक बड़ी सी वीडियो गेम के पास जाते हुए अलेक्जेंडर ने उस वीडियो गेम पर हाथ रखते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, मम्मा, क्या आप जानती हैं कि रिया को सबसे ज़्यादा पसंद है ये गेम, और आप सबसे ज़्यादा इरिटेट होती हैं इस गेम से क्योंकि इस गेम से बार बार मशीन गन और बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ें आती रहती हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती थी, और इसलिए ये गेम खेलने पर आप रिया को तब से ज़्यादा डांटती थी। अलेक्जेंडर की कंप्लेंट करता हुआ देखकर रिया ने अपनी मम्मा का हाथ पकड़कर कहा, नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जानती हैं कि मैं आपकी सबसे फेवरेट हूँ क्योंकि हम तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा आपकी बात मैं ही मानती हूँ। जैसे ही रिया ने अनिका से ये बात कही, अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे मन ही मन ये कह रहे थे कि उनकी बहन मम्मा की इस कंडीशन का फ़ायदा उठाकर भी मम्मा की नज़रों में अपने लिए एक स्पेशल जगह बनाना चाहती थी। प्यारी सी रिया को अपने सामने देखकर मुस्कुराते हुए अनिका ने रिया के कंधे पर प्यार से अपना हाथ फेरा।
राजलक्ष्मी भी अनिका के रिएक्शन को अब बड़े ही ध्यान से नोटिस कर रही थी। राजलक्ष्मी जानती थी कि बच्चे जो भी कर रहे थे वो बिल्कुल सही था। अनिका को इस तरह पुरानी बातें याद दिला दिला कर ही अपने अतीत से जोड़ा जा सकता था। इसके अलावा राजलक्ष्मी के पास अनिका के लिए कोई ट्रीटमेंट का जरिया नहीं था। राजलक्ष्मी जानती थी कि कई बार अल्जाइमर के पेशेंट और ऐसे पेशेंट जो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुके थे, उन्हें अगर पुरानी बातें याद दिलाई जाए तो एक ना एक दिन उनकी याददाश्त वापस आ सकती थी। हालांकि ऐसे हजारों पेशेंट में से एक के साथ हुआ था, मगर राजलक्ष्मी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि जो हजारों में से एक के साथ हुआ था वही अनिका के साथ हो जाए और अनिका फिर से पहले जैसी हो जाए। आर्यन और अलेक्जेंडर भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी मम्मा को अगर वो बार बार अपनी पिछली जिंदगी के बारे में याद दिलाएं तो हो सकता था कि उनकी याददाश्त वापस आ सकती थी। इसलिए आर्यन ने अचानक ही अनिका का हाथ पकड़कर कहा, मॉम आप यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। आर्यन अनिका का हाथ पकड़कर उसे कमरे के कोने में रखी एक रिक्लाइनिंग चेयर के पास ले गया। अनिका को रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठाने के बाद आर्यन दौड़कर कमरे से बाहर निकल गया। आर्यन को इस तरह देखकर अलेक्जेंडर और रिया दोनों हैरान थे। रिया ने अपने कंधे हवा में लहराते हुए अलेक्जेंडर से पूछा, क्या हुआ है आर्यन को? अलेक्जेंडर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आर्यन क्या करना चाहता था, मगर जैसे ही आर्यन कमरे में वापस लौटा, अलेक्जेंडर ने देखा कि आर्यन के हाथों में एक फ़ोटो एल्बम थी। अलेक्जेंडर ने जो सोचा था वही आर्यन ने किया था। आर्यन कुछ फ़ोटो एल्बम को लेकर अनिका के पास आया और अनिका के बगल में बैठकर आर्यन ने एक बड़ा सा फ़ोटो एल्बम अनिका की गोद में रखकर उसे खोल दिया। एक के बाद एक एल्बम के पन्ने पलट पलट कर आर्यन अनिका को पुरानी तस्वीरें दिखाने लगा जो वेकेशन पर जाते वक्त और अलग अलग ओकेजन पर खींची गई थी। अनिका हर तस्वीर को देखकर हैरान हो रही थी। हर तस्वीर में अनिका अपने बच्चों के साथ काफ़ी खुश नजर आ रही थी। रोहित, अनिका और तीनों बच्चे अलग अलग तस्वीरों में काफ़ी खूबसूरत फैमिली नजर आ रहे थे। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत फैमिली होने के बावजूद उसे अपने बच्चे और पति याद क्यों नहीं आ रहे थे। अनिका अपने आप को दुनिया की सबसे बदकिस्मत इंसान समझ रही थी जिसकी झोली में सब कुछ था, मगर फिर भी उसकी किस्मत पूरी तरह से खाली थी। अनिका अब तक जान चुकी थी कि वो जिस दुनिया में थी उस दुनिया से उसका पुराना रिश्ता था, मगर वो दुनिया उसके लिए पूरी तरह से नई थी। हर पलटते हुए पन्ने के साथ अनिका के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अनिका खुद नहीं जानती थी कि उसकी आंखों में कब आंसू बहने लगे। अनिका की आंखों में आंसू बहते हुए देखकर तीनों बच्चे और राजलक्ष्मी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो समझ चुके थे कि अनिका मन ही मन शायद अपने आप को कोसने लगी थी। अनिका एक के बाद एक फोटो एल्बम के पन्ने पलटती रही। हाँ, पलटते हुए पन्ने के साथ अनिका के चेहरे पर हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि अनिका फिर से अपने दिमाग को जोर देकर दिमाग के अंदर कई छुपी हुई बातों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। अनिका के चेहरे पर फिर से अनिका की नसें दिखने लगी थी। राजलक्ष्मी ने जैसे ही अनिका का चेहरा लाल होते हुए देखा, राजलक्ष्मी ने अपने बैग से फिर से दिमाग को शांत करने वाली टैबलेट निकाली और अनिका के हाथों में थमा दी। तभी अलेक्जेंडर ने अनिका के हाथों में पानी का गिलास दिया। अनिका ने जैसे ही टैबलेट अपने गले से नीचे उतारी, कुछ ही सेकंड में अनिका अंदर से उसके चेहरे पर फिर से राहत लौटने लगी। कुछ देर तक गहरी सांसें लेने के बाद अनिका ने अपने तीनों बच्चों की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चों, इस वक्त तो मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता भी भूल चुकी हूँ, मगर तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार देखकर मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि मेरे लिए तुम और तुम्हारे लिए मैं क्या मायने रखती हूँ। अनिका को इस तरह बोलता हुआ देखकर राजलक्ष्मी के चेहरे पर हैरानी छा गई। जब से अनिका होश में आई थी तब से लेकर अब तक अनिका ने कभी इतनी लंबी बात नहीं की थी। अनिका की याददाश्त खो जाने के बाद डॉक्टर शेट्टी ने राजलक्ष्मी से कहा भी था कि अनिका की याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी है। उसे न तो किसी का नाम याद है, न ही अपना नाम याद है, न ही लोगों के साथ रिश्ता याद है, मगर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड होती हैं, जैसे कि भाषा, सांस लेने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, चलने फिरने का तरीका। ये सारी की सारी बातें इंसान के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड होती हैं। ये सारी बातें याददाश्त के साथ चली नहीं जाती और शायद इसलिए अनिका भी अपनी भाषा बोल भी पाती है और समझ भी पाती है। अनिका को इस तरह बोलते हुए देखकर अलेक्जेंडर के चेहरे पर एक बड़ी बड़ी मुस्कान आ गई। अलेक्जेंडर अनिका के पास आकर कहने लगा, मम्मा तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, देखो अगर आप हमारी लैंग्वेज समझ पा रही हो, बोल पा रही हो, इसका मतलब यह है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो जो बातें फीड हुई हैं उन्हें धीरे धीरे आपका माइंड कंसाइज माइंड में के साथ कनेक्ट कर रहा है और हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं मम्मा। हम तीनों बच्चे तो आपकी जान है, आपकी आत्मा है। हम ज़रूर आपको आज नहीं तो कल याद आ ही जाएंगे और एक बार हम याद आ गए तो हमें हमारी पुरानी मम्मा वापस मिल जाएगी।
अलेक्जेंडर की बात पूरी होते ही राजलक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ को उनकी सबसे कामयाब और सबसे काबिल डॉक्टर भी वापस मिल जाएगी। राजलक्ष्मी की बात सुनकर तीनों बच्चे मुस्कुराते हुए अनिका को गले मिले। तीनों बच्चों के गालों पर हाथ फेरते हुए अनिका भी मुस्कुराने लगी। दरवाजे के पास खड़ा रोहित ये सब कुछ देखकर काफ़ी इमोशनल हो गया था। अनिका और बच्चों को गले लगते हुए देखकर रोहित तालियां बजाता हुआ अंदर आया और अनिका की ओर देखकर कहने लगा, चलिए, बच्चों के साथ तो आपकी दोस्ती हो गई है, थोड़ी बहुत दोस्ती अपने पति के साथ भी कर लीजिए। ये कहते हुए रोहित ने अपने कदम आगे बढ़ाए और अनिका की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं रोहित मारवा और मैं तुम्हारा पति हूँ। जैसे ये कहने के बाद रोहित ने अपना हाथ अनिका की ओर आगे बढ़ाया। अनिका हैरानी से रोहित को देखने लगी। रोहित को देखते ही अनिका के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अनिका अचानक गुमसुम होकर तीनों बच्चों की ओर देखने लगी। बच्चे अनिका का रिएक्शन देखकर ये समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक अनिका को क्या हो गया था। अनिका के चेहरे पर घबराहट देखकर आर्यन अनिका के पास गया और अनिका के कानों के पास आकर कहने लगा, मोम, ये डैड है, क्या आप डैड को हेलो नहीं कहोगी? आर्यन की और हैरानी से देखते हुए अनिका ने धीरे आवाज में कहा, डैड। अनिका को हैरान देखते हुए रिया ने अनिका का चेहरा अपनी ओर घुमाकर कहा, हाँ डैड, हर बच्चे के दो पेरेंट होते हैं, एक होती है मम्मा और दूसरे होते हैं डैड। आप हमारी मम्मा हैं और ये हमारे डैड हैं। अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए नन्ही सी रिया ने आगे कहा, हाँ, वैसे अभी ये सारी बातें समझने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है। हम भी जब बिल्कुल छोटे बच्चे थे तब हम भी नहीं समझ पाते थे कि हम हर एक बच्चे के दो पेरेंट क्यों होते हैं, मगर धीरे धीरे हमें समझ में आ गया। नन्ही सी रिया की ऐसी बातें सुनकर दोनों भाइयों ने अपने पापा के सामने अपना सर झुका लिया। रोहित का अपनी ओर बढ़ा हुआ हाथ देखकर अनिका के चेहरे पर घबराहट कम नहीं हो रही थी। तभी रोहित ने अपने घुटनों के बल बैठते हुए अनिका से कहा, क्या हुआ है अनिका? देखो, घबराओ मत। मैं जानता हूँ कि इस वक्त मैं तुम्हें बिल्कुल याद नहीं हूँ, मगर जिस तरह तुम बच्चों के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही हो उस तरह मुझसे भी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करो। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मगर अभी भी अनिका के चेहरे से घबराहट कम नहीं हो रही थी। अनिका के जहन में बार बार एक ही बात घूम रही थी। श्रेया ने हॉस्पिटल में आने के बाद अनिका से साफ साफ कहा था कि रोहित इज अ मर्डरर। जो बात अनिका के दिमाग में बार बार घूम रही थी, अचानक ही उसकी जुबान पर आ गया। रोहित की और हैरानी से देख रही अनिका ने अचानक ही कहा, रोहित इज अ मर्डरर।